एलिमेंट स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं। क्लास 12 लेक्चर नंबर 20। और आज मैं आपको समलागत रेखा क्या होती है, समलागत रेखा का ढलान क्या होता है, लागत का खिंचाव किस प्रकार से होता है और फर्म का संतुलन आपको देखना है। या फिर ये कह सकते हैं कि एक उत्पादक का संतुलन कहाँ पे होगा उसके बारे में। दूसरी चीज कि आज नया वर्ष है, गोवर्धन पूजा, तो आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष सुख समृद्धि धन की वर्षा सद्बुद्धि, ठीक है, मिलते रहे, ऐसी हमारी कामना है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार बेल आइकन का प्रेस जरूर दबाओ ताकि जो लेटेस्ट वीडियो हम भेज रहे हैं आपको उसकी जानकारी पहले मिल सके। चलेगा। समलागत रेखा, समलागत रेखा कि सर ये जो समलागत रेखा होती है ये होती क्या है उसके बारे में देखना। तो देखना, मैंने आपको समुत्पाद वक्र के बारे में तो पढ़ा दिया था कि समुत्पाद वक्र होता क्या है। तो सर समुत्पाद वक्र जिसमें एक उत्पादक के दो साधनों की मात्रा को रखता है और उनकी कीमतों के अनुसार उसको खरीदने का प्रयास करता है। यानी कि जिस प्रकार से आप उदासीनता वक्र के अंदर दो वस्तुओं की मात्रा रख रहे थे, उसी प्रकार यहाँ पर आपको दो वस्तुओं की जगह दो साधन रखते हैं। ठीक है, दो साधन रखने आपको देखना है कि भाई उत्पाद समुत्पाद वक्र कहाँ बनता है उस प्रकार से। अब जिस तरीके से आपने बजट रेखा देखी थी उसी तरीके से आपको समलागत रेखा भी देखनी है। पूरा टॉपिक सेम है, बस बात हो रही है कि वहां पर एक उपभोक्ता था। ध्यान रखना, जब आपने उपभोक्ता के व्यवहार वाला जो चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2, तो चैप्टर नंबर 2 में आपने उपभोक्ता के बारे में देखा था और उपभोक्ता में आपने देखा था बजट रेखा। उपभोक्ता में आपने क्या देखा था? बजट रेखा। ठीक है, और वहां पर आप लोगों ने उपभोक्ता के बारे में बात की थी और उसमें भी आपने वस्तु की मात्रा की, वस्तु की मात्रा। अब आपको इस चैप्टर के अंदर एक उत्पादक के बारे में देखना है कि उत्पादक और लागत, उत्पादक और लागत। इस चैप्टर के अंदर आपको उत्पादक की बात करनी है। एक प्रोड्यूसर होगा, ठीक है, एक कौन होगा? प्रोड्यूसर। जबकि सेकंड चैप्टर के अंदर हम बात किसकी की थी? उपभोक्ता की। अब बात किसकी करेंगे? प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक की। यहाँ पर आपके बजट रेखा थी, अब यहाँ पर आपकी क्या होगी? लागत रेखा या समसमान लागत रेखा। ठीक है, यहाँ पर दो वस्तु की मात्रा थी, अब यहाँ पर दो साधन होंगे, दो साधन। क्लियर है? हाँ सर। अब देखना, यहां पर मैं बातचीत करूंगा कि लागत रेखा किसे कहते हैं और कहां पर वो कितने साधन लगा सकता है उसके बारे में देखना है। ठीक है, अब अच्छे से समझना क्योंकि इसमें मुझे कोई ज्यादा स्टेप देने की जरूरत नहीं है, मैंने क्लियर समझा हुआ। देखना, जिस तरीके से आपने उदासीनता वक्र में देखा था कि भाई आप मान लीजिएगा कि भाई मान लीजिएगा ये y वस्तु है, y वस्तु की मात्रा, ये x वस्तु की मात्रा। ठीक है, ये आपको पता है 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। ठीक है, आपको पता है कि भाई जब x की मात्रा 1 थी तो y की कितनी? 5 थी। जब x की 2 हुई तो y की कितनी हुई? 4। यानी कि एक वस्तु की मात्रा बढ़ती थी, एक वस्तु की मात्रा कम होती और उसमें भी समान परिवर्तन, जितनी वृद्धि हो उतनी कमी होती थी। ठीक है, और इसी से जो आप वक्र बना रहे थे उसी को आप क्या कह रहे थे? समुत्पाद। उसी को आप क्या कहते हैं? आईसी वक्र, उदासीनता वक्र। अब इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को
वस्तु न लेकर आपको क्या लिखना है, साधन। अब यहाँ पर आपको क्या लेना है सर, साधन। क्लियर है, समझ में आया? हाँ सर। अब देखना, जहां पर दो वस्तु की मात्रा थी, अब यहाँ पर दो उत्पादन के दो साधन लेने हैं, समझ आया? अब देखना, मैं आपको पूरा टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाएगा लगभग, ये समझना, ठीक है? हाँ सर, वो कैसे होता है वो देखना। देखना, जिस तरीके से आपके जो पहले बजट रेखा थी, ठीक है, देखना ये आपकी बजट रेखा है, ये आपकी क्या है सर, बजट रेखा, ठीक है। बजट रेखा पहले ऐसी थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस रेखा को हम क्या कहेंगे, समलागत रेखा, समलागत रेखा, समझ में आया? ठीक है। अब आप लोगों ने पहले यहाँ पर x वस्तु की मात्रा और यहाँ पर y वस्तु की मात्रा रखी थी। अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि सर श्रम की मात्रा और यहाँ पर दूसरा साधन दे दोगे पूंजी की मात्रा, पूंजी की मात्रा। ध्यान रखना, एक उपभोक्ता संतुलन में कब होता था, अगर वो अपनी वस्तु इस बजट रेखा के अंदर अगर वो खरीदता है तब तो ठीक है, तब तो वो ये समझना कि वो सेटिस्फाइड है। या फिर इस बजट रेखा के ऊपर है, इस बजट रेखा के ऊपर है, तब तक भी वो क्या है, सेटिस्फाइड है, तब तक भी वो क्या है, संतुलन में है। समझ में आया? यानी कि इस बजट रेखा के अंदर या फिर इस बजट रेखा के ऊपर, तब तक तो वो सेटिस्फाइड है। लेकिन जब वो बजट रेखा को पार कर रहा है तो इसका मतलब वो समझ लेना कि वो संतुलन में नहीं होगा, वो संतुलन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको बजट रेखा से बाहर है वस्तु की मात्रा। अब उसी तरीके से यहाँ पर कह रहा हूं कि अगर कोई भी उत्पादक अपनी लागत के अंदर, अपनी कॉस्ट के अंदर अगर वो श्रम की और पूंजी की मात्रा को अगर रखता है तब तो सेटिस्फाइड हो सकता है। या फिर उस कॉस्ट प्राइस के ऊपर, उस कॉस्ट के ऊपर अगर वो रख रहा है, इस लागत रेखा के ऊपर अगर, या इस लागत रेखा के अंदर या इस लागत रेखा के ऊपर अगर वो अपने साधनों की मात्रा को रखता है तब तो सेटिस्फाइड है। अगर उसने इस रेखा को पार किया है, इस रेखा को पार करने की कोशिश की तो समझ जाना वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। इसका मतलब वो उत्पादन तो कर रहा है लेकिन कॉस्ट उसकी ज्यादा आ रही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कह दिया कि जस्ट सपोज ये कितना है आपके, मान लीजिएगा ये आपके है 60, ठीक है। इसी प्रकार मैंने कह दिया कि ये आपके 50 है, ठीक है। ये मान लीजिए 40 कह दिया, फिर ये कह दिया 30 40, इसको इसमें 40 30 20 और 10, ठीक है। ये मैंने आपको कह दिया। सर सपोज करो कि एक उत्पादक की आय कितनी है, आय है मानेगा 600 रुपए, आय कितनी है 600 रुपए। अब उसमें मैंने कह दिया कि पूंजी की कीमत कितनी रख दे, तो आप चलो सपोज करो पूंजी की कीमत है मान लीजिएगा 60 रुपए या 15 रुपए, ठीक है। अब देखिएगा पूंजी की कीमत कितनी है 15 रुपए। अब श्रम की कितनी मात्रा रख सकता है, पूंजी की कितनी मात्रा रख सकता है 40, क्योंकि कीमत कितनी है 15 है, 15 पूंजी की कीमत कितनी है 15 है और ये कितना रख सकता है 40, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी उत्पादक, कोई भी प्रोड्यूसर इस लागत रेखा के अंदर अगर अपने उत्पादन के साधनों को अगर रखता है तब तो वो सेटिस्फाइड है। या इस लागत रेखा के ऊपर या इस लागत रेखा के अंदर, इस लागत रेखा के ऊपर या लागत रेखा के अंदर अगर अपने उत्पादन के साधनों को रखता है तो सेटिस्फाइड है। अगर उसने लागत रेखा
से बाहर करने की कोशिश की उत्पादन के साधनों को तो समझ आना संतुलन में नहीं रखेगा। ठीक है, हाँ सर। अब देखना कि सम लागत रेखा का ढलान किस प्रकार से होता है। अब आपको देखना है कि सम लागत रेखा का ढलान किस प्रकार से होता है। ध्यान रखना, लागत सेटिंग कब होता है, अगर कोई भी प्रोड्यूसर अपनी कॉस्ट या अपनी जो आय के अंदर अगर कोई भी खर्चा कर रहा है उत्पादन के साधनों पर, तो उससे जो भी सेट प्राप्त होता है कि आपके बजट सेट है। समझ में आया? हाँ सर। देखना सम लागत का ढलान क्या होता है, तो इसमें सम लागत का जो ढाल होता है वो दो साधनों की कीमत का अनुपात होता है। समझ में आया? दो साधन की कीमत का अनुपात, दो साधन की कीमत का अनुपात, दो साधनों की कीमत का अनुपात। जिस तरीके से बजट रेखा का जो ढाल देखा था उसमें दो वस्तुओं की कीमत थी, दो वस्तुओं की कीमत कि भाई P1 और P2। अब उसी प्रकार यहाँ पर मैंने दो साधन लिखे हैं, पहले साधन की कीमत और दूसरे साधन की कीमत कि भाई श्रम की कीमत क्या है और पूंजी की कीमत क्या रखोगे। ठीक है, यहाँ पर श्रम की जो किस्मत है वेजेस में, मजदूरी में, और के किस्मत होता है पूंजी के अंदर, जैसा कि जर्मनी भाषा के अंदर किसे डिनोट करते हैं, के से। ठीक है, तो बजट रेखा का ढाल निकालने का एक फार्मूला होता है, समझ में आया? अगर या तो ये अपनाओ या ये एक ही बात है। ठीक है, डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। अब देखना लागत का खिंचाव किस प्रकार से होता है। लागत का खिंचाव मतलब देखना ये एक्स एक्स है, यू एक्स है और ये वाई एक्स है। एक्स एक्स वाई और मूल बिंदु। देखना पहले आपकी लागत रेखा यहाँ पर थी, पहले आपकी लागत रेखा यहाँ पर थी। ये आपके मैंने कह दिया पूंजी की मात्रा है, ये आपके पूंजी की मात्रा, और ये आपके श्रम की मात्रा, ये आपके श्रम की मात्रा। अब मैं अगर ये कहता हूं कि श्रम की कीमत, अगर मैं ये कह रहा हूं कि श्रम की कीमत कम होने पर, श्रम की कीमत कम होने पर और पूंजी की मात्रा उतनी की, पूंजी की कीमत उतनी की उतनी है, पूंजी की प्राइस स्थिर है, पूंजी की कीमत स्थिर है, पूंजी की कीमत स्थिर है, तो फिर क्या होगा, श्रम की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन ये उतना का उतना ही है। जब लेबर अगर सस्ते हो गए तो एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, लेबर को बढ़ा देगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि ये फिर आगे की ओर खिसक जाएगी। समझ में आया? और ये मानेगा, मैंने कह दिया कि ये 40 की 40 है। अगर मैं ये करता हूं, देखना अच्छे से, अगर मैं ये आपकी पूंजी की मात्रा है और ये आपके श्रम की मात्रा है। पहले आपकी लागत रेखा यहाँ पर थी 40 पर और ये भी 40 पर। अब मैं ये कहता हूं कि पूंजी की कीमत कम होने पर, पूंजी की कीमत कम होने पर क्या होगा, पूंजी जो इसकी पूंजी की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया? लेकिन पूंजी की कीमत कम है, ठीक है, पर पूंजी की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, श्रम की कीमत स्थिर है। क्लियर है? ये लागत रेखा का ढाल है, ये आपके क्या है सर, लागत रेखा का ढाल। समझ में आया? क्लियर या नहीं आया अभी भी? ठीक है, इसको नोट करो। नेक्स्ट अब मैं आपको बता देता हूं कि फर्म का संतुलन कहाँ होगा या फिर उत्पादन का संतुलन कहाँ पे होता है।
यानी कि लागत रेखा को और क्या कहते हैं समुत्पाद वक्र को आइसोकार्ड को एक साथ टच करना है और बताना है कि भाई आप लोग उत्पादन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद तो नोट कर दो इसको। चलिएगा नेक्स्ट, उत्पादक का संतुलन, उत्पादक का संतुलन को या फिर साधनों का न्यूनतम संयोग को या साधनों का न्यूनतम लागत संयोग को एक ही बात है, समझ में आया? या तो आप इसको उत्पादक का संतुलन कह सकते हैं या फिर साधनों का न्यूनतम संयोग को या फिर साधनों का न्यूनतम संयोग को कह सकते हैं, न्यूनतम लागत संयोग, समझ में आया? यानी कि जब भी आपको भी एलिक्स डालो तो आपको इसके अंदर लिखना है कि इस संयोग को अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्या लिखना है? इस संयोगों को अन्य संयोगों के नाम से भी जाना जाता है, जिससे उत्पादक का संतुलन को या फिर साधनों का न्यूनतम संयोग को या साधनों का न्यूनतम लागत संयोग भी कह सकते हैं, समझ में आया? सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, उसके बाद में आपको उत्पादक की शर्तें, जिस तरीके से मैंने आपको तटस्थता वक्र में एक उपभोक्ता संतुलन की शर्त पढ़ाई थी, याद कीजिएगा क्रमवाचक दृष्टिकोण के अंदर, क्रमवाचक दृष्टिकोण में पढ़ाया था कि उदासीनता वक्र और बजट रेखा दोनों आपस में स्पर्श करते हुए वहीं पर उपभोक्ता का संतुलन हुआ था। इसी तरीके से यहाँ पर मैं कहूंगा कि जहां पर मेरा समुत्पाद वक्र और लागत रेखा स्पर्श करेगी वहीं पर एक उत्पादक का संतुलन होगा, समझ में आया? देखना पहली शर्त क्या है कि सर समुत्पाद वक्र और लागत रेखा आपस में स्पर्श करती हो। पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि समुत्पाद वक्र और लागत रेखा दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, स्पर्श करनी चाहिए। देखिए ये मेरा आईक्यू है, ये मेरा समुत्पाद वक्र है, ये समुत्पाद वक्र मेरे इस लागत रेखा को स्पर्श करते हुए है कि नहीं है सर? है सर, देख सकते हैं ये जो लागत रेखा है ये लागत रेखा इन समुत्पाद वक्रों को स्पर्श करती है, समझ में आया? पहली चीज आईक्यू कर्व और जो लागत रेखा है ये दोनों स्पर्श करनी चाहिए। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि समुत्पाद वक्र और लागत रेखा के स्पर्श करने का अर्थ है कि समुत्पाद वक्र का ढाल और लागत रेखा का ढाल कैसा होगा सर? समान होगा, समझ में आया? समुत्पाद वक्र का ढाल यानी कि मैंने आपको पढ़ाया था प्रतिस्थापन की तकनीकी जो सीमांतर होती है एमआरटीएस समुत्पाद वक्र के अंदर ही, यानी कि उस समय मैंने एक सूत्र बताया था कि एमपीएल अपॉन एमपीके, एमपीएल अपॉन एमपीके, यानी कि श्रम की सीमांत कीमत और पूंजी की सीमांत कीमत लिख सकते हैं, समझ में आया? ये तो किसका है? समुत्पाद वक्र का ढाल, और इसके जो नीचे फॉर्मूला है ये किसका है? लागत रेखा का ढाल। यानी कि मैं ये कहूंगा कि जब मेरे एमआरटीएस इक्वल होगी किसके? एमपीएल और एमपीके के, समझ में आया? यानी कि जब भी मेरे सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर है वो बराबर होगी किसके? श्रम और पूंजी की कीमत की, समझ में आया या नहीं आया? भाई जो ढाल होता है वो तो मैंने आपको बता दिया कि श्रम और पूंजी के कीमत का अनुपात होता है, ठीक है, समान होगा कि कीमत के अनुपात में होगा। और लागत रेखा का ढाल जो भी मैंने आपको पढ़ाया लागत रेखा का ढाल क्या होता है? पीएल अपॉन पीके को या फिर डब्ल्यू अपॉन आर को, डब्ल्यू मतलब वेजेस और पूंजी को किसमें लेते हैं? पूंजी पर ब्याज है तो इसको आर से डिनोमिनेट किया हुआ रेट से, आप इसको स्मॉल या कैपिटल में भी लिख सकते हैं, उससे कोई ऐतराज नहीं है, उससे कोई ऐतराज नहीं है, समझ में आया? हाँ सर, ये इसको या तो मैं W अपन R भी लिखूं, कोई ऐतराज नहीं, ठीक है? हाँ सर, ये देखिएगा इस डायग्राम के अंदर ये मेरी लागत रेखा है और ये जो सभी क्या है? समुत्पाद वक्र, ठीक है? जब मेरे समुत्पाद वक्र और लागत रेखा जब दोनों आपस में स्पर्श करेंगे तो क्या है? उत्पादक को संतुलन होगा, उत्पादक सैटिस्फाइड होगा। और अगर इस लागत रेखा को पार कर दिया मतलब उत्पादन तो ज्यादा
कर सकता है, लेकिन उसकी फिर जो श्रम की मात्रा है और पूंजी की मात्रा में क्या करनी होगी, बयान होगी। अगर आपको इक्वल करना है तो इक्वल कहाँ होगा, जहां पर आईक्यू और लागत रेखा दोनों आपस में स्पर्श करनी होगी। जब दोनों आपस में टच होगी तो समझ जाना जितना लेबर उतना प्रोडक्शन मिलेगा, यानी कि जो पूंजी है श्रम की मात्रा दोनों कैसे हो जाएगी, समान। यहाँ पर पूंजी और श्रम की मात्रा दोनों ही कैसे होगी सर, समान। कैसे पता लगेगा कि सर आईक्यू और लागत रेखा दोनों आपस में टच कर चुकी है, इसका मतलब यहाँ पर दोनों साधनों की मात्रा कैसी है सर, समान है। मतलब इस प्रकार संतुलन हो सकता है, इस प्रकार संतुलन होगा सर क्या, कि MP L इक्वल MP K बराबर PL अपॉन PK बराबर W अपॉन R। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि दोनों मात्रा समान होगी। लिख सकते हैं कि अतः दोनों समान होगी, दोनों समान होगी तथा दोनों का कीमत अनुपात, दोनों का कीमत अनुपात समान होगा। समझ में आए? MRTS दोनों कैसे होगी, इक्वल, क्योंकि श्रम की मात्रा और पूंजी की मात्रा कैसे है सर, सेम। कब सेम होगी, जहां पर आपकी जो लागत रेखा है वो और आपका जो आइसोक्राव है ये कैसा होगा, इक्वल होगा। जब ये दोनों इक्वल हो चुके हैं इसका मतलब आपकी जो पहली शर्त है वो कंप्लीट है। समझ में आया? हाँ सर। देखना मैंने आपको बजट रेखा के इसकी व्याख्या नहीं करवाई थी, लेकिन इसमें करवा दूंगा, इससे कोई हरकत नहीं है। अगर आपको उसमें व्याख्या करने में कोई दिक्कत होती है तो कोई हरकत नहीं है। जहां पर समुत्पाद वक्र आपको दासता वक्र, ठीक है, जहां पर लागत रेखा और बजट रेखा करनी है, और बाकी तो जहां पर उत्पादन का आपको क्या करना है, सिर्फ आपको उपभोक्ता, जहां पर प्रोड्यूसर आपको उपभोक्ता करना है, बाकी वो पूरा का पूरा सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे श्रम की मात्रा है, वहां पे वस्तु की मात्रा रखते हैं। क्लियर है? यहाँ पे आई क्यू जी की यहाँ पे IC करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा दूसरी शर्त क्या है कि सर समुत्पाद वक्र और लागत रेखा आपस में कैसे होगी सर, स्पर्श करती होगी, आपस में स्पर्श आपस में काटती होगी। ठीक है, वापस समुत्पाद वक्र केंद्र की ओर उन्नोदन होगा। तो जहां पर मैंने आपको कहा है कि जहां पर ये आपस में काटेगी वहीं पर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा, वहीं पर ये उन्नोदन हो जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह काटा है, और इन दोनों का जहां पर आपकी लागत रेखा दोनों बिंदु पर कटी है, देखिए यहाँ पर और एक यहाँ पर, इन दोनों के बीच में जो आपका संतुलन बिंदु है ये कैसा सर, मूल बिंदु के उन्नोत्तर है कि नहीं है, यानी कि पूरा मूल बिंदु की ओर आ रहा है, मतलब ये कैसा सर, उन्नोत्तर होगा, मूल बिंदु की ओर, केंद्र की ओर कैसा होगा, उन्नोत्तर होगा। इसका अर्थ क्या है, इस समुत्पाद वक्र का जो ढाल है वो MRTS लगातार कैसे होगी, घटती जाएगी। समझ में आया? यानी जब आपकी MRTS घटती जाएगी तो इसका मतलब वो कैसा होगा, उन्नोत्तर होगा। अगर आपकी MRTS बढ़ गई तो इसका मतलब वो नतोदर हो जाएगा। फिर समझ में आया कि नहीं आया? जब मैंने आपको MRS की जो कंडीशंस आपको पढ़ाई थी दासता वक्र में, बस वो यहाँ पे अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में रहना चाहिए उत्पादक, ये प्रोड्यूसर है। समझ में आया कि नहीं आया? कि अगर आपकी MRTS इक्वल नहीं है, अगर ज्यादा है तो क्या होगा, कम है तो क्या होगा, वो आपको पता ही है। ठीक है, अब इसकी मैं व्याख्या आपको करवा देता हूँ। ध्यान रखना, जब भी आपको दासता वक्र में अगर बजट रेखा की सहायता से अगर इसकी व्याख्या पूछे, जो उपभोक्ता सूत्र मैंने पढ़ाया था, तो ये की व्याख्या आप कर देना।
चेंज क्या करना है, जहां पर उदासीनता वक्र है, ठीक है, यहाँ पर समुत्पादक, वहां पर उदासीनता वक्र है, यहाँ पर लागत रेखा है, बजट रेखा हो जाएगी, ठीक है, दोनों नोदरी हो जाए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एमआरटीएस, वहां पे एमआरएस करनी है, बाकी उत्पादक वहां पे उपभोक्ता है, जहाँ पे एल है आप यहाँ पे एल और के, वहां पे एक्स वाई पर तो एक्स तो वाई वस्तु की मात्रा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लेना, समझ में आए। उसके बाद में छोटी सी वीडियो अलग से मैं आपको दे दूंगा कि समुत्पाद वक्र का जो ढाल है ऋणात्मक क्या होता है उसके ऊपर प्रश्न, ठीक है, नोट करो दोस्तों। चलेगा, इसकी व्याख्या भी एक बार देख लेना, एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी और पढ़ने हैं, बाकी तो मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि IQ3 वक्रता ये लागत रेखा से बाहर था, क्योंकि इसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही थी, और IQ1 के अंदर आपका प्रोडक्शन कम हो रहा था, IQ1 के अंदर क्या था, आपकी प्रोडक्शन कम हो रहा था, समझ में आया क्या है, यानी कि उस समय तो आपको मैंने बताया था कि लागत रेखा से वो बाहर था और उत्पादन तो ज्यादा हो सकता था, लेकिन कॉस्ट ज्यादा थी, खर्चा ज्यादा था, और IQ1 के अंदर खर्चा ज्यादा लेकिन उत्पादन कम है, और IQ2 पर जितना खर्चा है उतना उत्पादन भी हो रहा है, यानी कि लागत रेखा के अंदर आप उत्पादन कर सकते हैं, इसलिए संतुलन का बिंदु IQ2 पर होगा, क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या कि उत्पादक के संतुलन यानी साधनों के अनुकूलतम यानी न्यूनतम लागत संयोग की व्याख्या कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया इसके कई सारे नाम, ई बिंदु यहाँ पर उत्पादक का संतुलन बता रहा है, ई बिंदु पर समुत्पाद वक्र और लागत रेखा दोनों स्पर्श कर रही है। उत्पादक के संतुलन के लिए इन दोनों का स्पर्श करना जरूरी होता है। ऊपर का समुत्पाद वक्र IQ3 ज्यादा को बताता है कि IQ3 ज्यादा है, उत्पादन तो ज्यादा हो लेकिन कॉस्ट में ज्यादा आ सकती है। IQ2 पर 200 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है, और IQ2 पर 200 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है। उत्पादन एक उत्पादक, ध्यान रखना यहाँ पर मैंने शायद 2 बार लिखा है, हाँ ये 2 बार लिखा है, एक बार कर देना, हाँ ठीक है, हाँ, क्योंकि इसके बाद में ये डायरेक्ट लिखना, उत्पादक अधिकतम उत्पादन तो चाहता है किंतु इसकी लागत अधिक होती हुई है, क्लियर है। इसी प्रकार उसका खर्चा इतना नहीं है कि 300 इकाइयों का उत्पादन कर सकता है, ठीक है, यानी कि कोई भी प्रोड्यूसर वो अधिकतम प्रोडक्शन तो चाहता है, यानी कि 300 इकाई तक भी वो चाहता है, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है, ज्यादा आती है, इसीलिए उत्पादक अधिकतम उत्पादन तो चाहता है, लेकिन वह उस उत्पादन के लिए इतना खर्च नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इसीलिए 300 इकाइयों का उत्पादन एक उत्पादक नहीं कर सकता, याद रखना, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है। अब दूसरे विकल्प का बात करें, जो समुत्पाद वक्र IQ1 को बता रहा है, इसीलिए समुत्पाद वक्र पर 100 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है, और उत्पादक इस विकल्प का चयन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि आपका उत्पादन कैसा हो रहा है सर, कम हो रहा है, और यहाँ पर उत्पादन की मात्रा कितनी है, 100 इकाई है, और यहाँ पर एक दूसरी समस्या यह है कि समुत्पाद वक्र लागत रेखा आपस में काट ली, समुत्पाद वक्र और लागत रेखा दोनों आपस में एक दूसरे को काटने का प्रयास कर रही है, इसीलिए IQ1 के किसी भी बिंदु पर संतुलन नहीं होगा, संतुलन वो होगा, वो कहां पर होगा, ई बिंदु पर होगा, समझ में आया कि नहीं भाई। IQ1 पर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन कैसा हो रहा है सर, कम हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि IQ3 पर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उत्पादन तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आपकी लागत भी कैसे होगी, ज्यादा होगी, आपके बजट से बाहर जाएगा, खर्चा ज्यादा हो जाएगा, जबकि IQ2 पर क्या होगा कि जितनी कॉस्ट होगी उतने प्रोडक्शन होगा, इसीलिए जहां पर आपका IQ कर्व और कॉस्ट दोनों आपस में स्पर्श करेगी, वहीं पर आपका संतुलन होगा। अब एक अगली वीडियो के अंदर देख लेना कि समुत्पाद वक्र का जो ढाल है वो ऋणात्मक क्यों होता है, IQ है इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, लेकिन घटते हुए होता है, लेकिन वो क्यों होता है वो देख लेना।
और यदि आपकी किताब का जो डायग्राम था उसको भी मुझे एक्सप्लेन करना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसीलिए मैं आपको कहा कि आज मैं किसी भी हालत में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, क्योंकि अगले लेक्चर वीडियो के अंदर समुत्पाद वक्र पढ़ा के मुझे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करवाने हैं। 2 लेक्चर वीडियो के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। बता दोस्तों, थैंक यू।